देखो बेटा ऐसा है, आपको मैं बताऊं कि जब हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो वो कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस दोनों से कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन जब हम कैश बेसिस से निकालते हैं प्रॉफिट को तो वो बहुत ही आसान है। क्या कहते हैं जी, जो भी आपके पास कैश रिसीव्ड हुआ ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस साल, उसमें से माइनस कर दो कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब बड़ा सिंपल है, इस साल जितना भी पैसा आया उसमें से जितना भी पैसा गया उसे माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। हालांकि मैंने बताया था इसमें उधार वाली ट्रांजेक्शनें नहीं आएंगी। अगर आपने उधार में सेल करी है तो उसका पैसा नहीं आएगा आपके पास, तो उसे रिकॉर्ड नहीं करना। सिमिलरली अगर कोई एक्सपेंस आपने पे ही नहीं करा तो उसे भी रिकॉर्ड नहीं करना। सिंपल, पैसा आया और गया उसका डिफरेंस। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये लो क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ए हैड कैश सेल्स 5,85,000। इन्होंने कैश में सेल की 5,85,000 की, एंड क्रेडिट सेल और उधार में भी सेल की है बेटा 2,40,000, 2,40,000 की। बट ये उधार वाली सेल हम लोग नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसके पैसे ही नहीं आए होंगे। आगे कहते हैं एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 4,05,000। कह रहे हैं जी इस साल का जो खर्चा हुआ वो 4,05,000 का हुआ। आउट ऑफ विच, जिसमें से 1,20,000 आर नॉट येट पेड, जिसमें से हमने 1,20,000 तो पे ही नहीं करे। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी 4,05,000 में से 120 अगर आप माइनस करोगे तो जो बचा वो आपने पे किया है, वो आई थिंक 285 बचेगा जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक है, तो जो अमाउंट आपने पे किया है वो देख लेना। अब कहते हैं जी फाइंड एज इनकम फॉर द ईयर 24-25 फॉलोइंग द कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस, दोनों से निकालना है। तो अभी मैंने आपको कैश बेसिस सिखाया है, तो उसके हिसाब से आप मुझे बताएं आपके पास इस साल जो पैसा मिला वो क्या है, कैश सेल्स का पैसा मिला, माइनस जो एक्सपेंस आपने पे करे, एक्सपेंसेस पेड, बस इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। कैश सेल कितने की है बेटा इस क्वेश्चन में, 5,85,000 की, और जो आपने एक्सपेंसेस पे करे हैं वो करे हैं 4,05,000 में से 120 माइनस कर दो तो 2,85,000। तो ऐसे करके आपका 3,00,000 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब आ जाते हैं सर अक्रूवल बेसिस पे। अब जब ये अक्रूवल बेसिस पे आपको समझाया जाएगा प्रॉफिट निकालना, एक्चुअली ये एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो आपका अक्रूवल बेसिस से पता लगता है, क्योंकि एक्चुअल अकाउंटिंग में हमारे को अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करना है। तो ये क्या कहते हैं जी, जो भी आपको रेवेन्यू, यहां वर्ड में कैश नहीं लिखूंगा बेटा, रेवेन्यू अर्न, और मैं यहाँ रिसीव्ड वर्ड भी यूज नहीं कर रहा क्योंकि रिसीव्ड से हमें मतलब नहीं है। हमने जो पैसा कमाया ड्यूरिंग द ईयर, इस साल हमने वो लेना है, माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। और एक्सपेंसेस मैंने पेड वर्ड यूज नहीं करा बेटा, एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो एक्सपेंस हमने इनकर करे, मतलब इस साल जिन खर्चों को हमने उठाया या यूज किया वो सारे खर्चे आपको माइनस करने। अब चाहे वो पेड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसका कनेक्शन करंट ईयर से होना चाहिए, यानी वो इस साल का खर्चा या इस साल की इनकम होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कोई भी खर्चा जो इस साल का नहीं है उसको हम हटा देंगे। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इस साल के नहीं होते, वो नेक्स्ट ईयर के होते हैं, बट पे इस साल हो जाते हैं, तो बट वो इस साल के नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक्सपेंसेस में से माइनस करना पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंस और प्लस करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है बेटा कि जो खर्चे आउटस्टैंडिंग है वो पे नहीं हुए बट है वो इस साल के,
तो हमारे को सिर्फ इस साल के है, इसीलिए उसको लेना है, चाहे वो पे हो या ना हो, इसीलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि ये साल का खर्चा नहीं है, ये अगले साल का खर्चा है, बट क्योंकि वो इस साल पे हो चुका है इसीलिए उसको यहां से हटाना पड़ेगा। ऐसे इनकम के अंदर भी बेटा आपको हटानी पड़ेगी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो इनकम एडवांस में आ रही है उसे हटा दो, और जो इनकम बेटा आपकी एक्रूड है उसको आप प्लस कर दो। यानी कि जो इनकम आपने कमाई बट आपको अभी मिली नहीं है, तो बट वो है हमारी इनकम, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। और जो इनकम आपने कमाई ही नहीं है वो तो आपको एडवांस में मिल गई है बिना कमाए, तो वो नेक्स्ट ईयर की इनकम मानी जाएगी, इस साल की इनकम उसको वो नहीं है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो ये 4 एडजस्टमेंट है आपको अक्रूवल बेसिस में करनी पड़ती हैं, ये मैंने बताया था। ये चारों एडजस्टमेंट है कैश बेसिस में नहीं होती है। तो ये 4 एडजस्टमेंट जब हम अक्रूवल बेसिस में करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाता है। आइए अब इसी क्वेश्चन को बेटा हम लोग अक्रूवल बेसिस से करते हैं अगर, तो जो रेवेन्यू ऑन की हमने उसमें दोनों आ जाएंगी, कैश सेल्स भी आएगी प्लस क्रेडिट सेल्स भी आएगी, और इसमें से माइनस कर दो एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। मैंने पेड वर्ड यूज नहीं करा बेटा। तो कैश सेल जो थी इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आई थिंक कैश सेल है 585 और वो 240, 585 प्लस 240 माइनस इस साल का जो एक्सपेंस है वो है 4,05,000। इसमें दोनों आ गए बेटा, जो पे करे और जो पे नहीं करे, तो ये आ जाएगा 8,25,000 माइनस 4,05,000, तो 4,20,000 जो है आपका प्रॉफिट आ जाएगा एज पर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये लो जी, अक्रूवल बेसिस से आपका आंसर आ गया है। ये आपकी अक्रूवल आ गया है, वो आपका कैश बेसिस से आंसर आ गया है। कोई दिक्कत है इसके अंदर पूछ सकते हो आप लोग, बोलो बेटा कोई डाउट हो? ठीक है जी, अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग जरा एक बार इसका सेकंड क्वेश्चन करो। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहे हैं बी गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। एक्सपेंसेस पेड आपके सामने है बेटा, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये आपने एडवांस में पे करे हैं, तो इसका मतलब है ये एक्सपेंस इस साल के नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर के है, और ये ऑलरेडी इस 2,08,000 में इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब हो गया इसमें से इसको हटाना पड़ेगा अगर आपने करंट ईयर के एक्सपेंस निकालने हैं तो। आगे कहते हैं एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, ये खर्चे वो है बेटा जब हमने भी पे ही नहीं करे हैं, वो इस साल के। बट इनकम रिसीव जो हुई है वो 3,12,000 की हुई है, उसमें से वो कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 39,000 की इनकम हमें एडवांस में आ गई है, तो वो इस साल की है नहीं, एक्चुअली वो एडवांस में आई है, तो इसको हटाना पड़ेगा इस साल की इनकम में से। और इनकम नॉट येट रिसीव्ड, ये हमने इस साल कमाई बट हमें मिली नहीं, तो ये सारी आइटमें आपके सामने है, मैंने बता दी है। वही कैश बेसिस से भी प्रॉफिट निकालना है और एक्रूवल बेसिस से भी प्रॉफिट निकालना है। तो आइए पहले हम बात करते हैं जी कैश बेसिस से प्रॉफिट निकालने का, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आप मुझे बताएं, इसमें जो जो पैसा आपके पास आया है, जैसे ये कह रहे हैं जी इनकम रिसीव हुई है हमारे को, है ना, ये लो जी इनकम रिसीव्ड और माइनस एक्सपेंसेस पेड, और तो कुछ है ही नहीं। अब जो आपको बेटा इनकम रिसीव्ड हुई है वो 3,12,000 की है, देखो ठीक है। अब जो एडवांस आई है वो भी हमें लेनी है, बट वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, तो दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। 3,12,000 में एडवांस भी इंक्लूड है, तो टोटल जो इनकम आई है वो 3,12,000 ही आई है। सेम ऐसे ही जो हमने खर्चे पे करे बेटा वो 2,08,000 के ही पे करे हैं, उसी में वो एडवांस वाले खर्चे भी इंक्लूड है, तो अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है।
तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा बेटा 1,04,000 रुपये। तो ये तो 1 मिनट में आंसर आ गया। लेकिन अगर हम अक्रूवल बेसिस के हिसाब से चलें, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अगर हम अक्रूवल बेसिस से बेटा प्रॉफिट निकालते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो खर्चा इस साल का है या जो इनकम इस साल की है वो ही लेनी है। अब इसमें ये नहीं देखना कि वो रिसीव हुई है या नहीं हुई है, या वो मतलब यानी आउटस्टैंडिंग और अक्रूड दोनों इसके अंदर इंक्लूड होंगी। और जो एडवांस वाली इनकम होंगी उसे हटाना पड़ेगा, प्रीपेड के एक्सपेंसेस भी आपको हटाने पड़ेंगे। सिर्फ जो इनकम और जो एक्सपेंस इस साल को लिंक करती हैं वो ही लेनी है। तो मैंने बताया था यहाँ क्या लिखना है आपने, इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर, जो पैसा आपने इस साल कमाया, माइनस एक्सपेंसेस incurred ड्यूरिंग द ईयर। आइए जी, सबसे पहले इनकम अर्न की बात करें तो जो हमें इनकम रिसीव हुई है बेटा 3,12,000 की, उसमें से आपको जो एडवांस वाली इनकम है, एडवांस इनकम, उसे बेटा माइनस करनी पड़ेगी। और इनकम एडवांस वाली है 39,000 की, ये लो जी, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। ब्रैकेट में डालने का मतलब क्या है, इस इनकम को मैं हटा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस 3,12,000 में ये 39,000 इंक्लूडेड है जो इनकम हमें एडवांस में मिली है, मतलब वो अगले साल की इनकम है, उसको हटा दो। लेकिन ये जो इनकम हमें इस साल मिली ही नहीं है बट वो है इस साल की, उसे ऐड करना पड़ेगा जो मैंने बताया था। तो इसमें ऐड करना है हमारे को एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम जो कि हमारी 31,200। तो ऐसे करके आपकी ये जो इनकम आएगी ये इस साल की इनकम आ जाएगी। अब आपने माइनस जो करना है बेटा एक्सपेंसेस इनकर्ड। अब एक्सपेंसेस अगर हम देखें, हमने जो टोटल एक्सपेंसेस पे करे हैं वो 2,08,000 के करे हैं। अब उसमें भी आपको क्या करना है जी, जो आपके प्रीपेड वाले हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, उसको माइनस कर दो जो कि है 52,000 के। ये लो जी, ये 52,000 के। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उन्हें आप इसमें प्लस कर दो जो कि है 26,000 रुपए। ये लो, तो वही वाली चीज बेटा, इनकम में से भी हमने क्या करा, एडवांस वाली इनकम जो थी हटा दी और अक्रूड इनकम हमने प्लस कर दी। ऐसे खर्चों में भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दिए और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे उन्हें प्लस कर दिया। अब इसके बाद ये हमारी आ जाती है इनकम अक्रूवल बेसिस के हिसाब से। ये आ जाएगी बेटा आपकी 3,04,200। हाँ बेटा इमाम कोई नहीं, मैं देख लूंगा। 3,12,000 माइनस 39,000 प्लस 31,200, 3,04,200। और वो आएगी बेटा 2,08,000 माइनस 52,000 प्लस 26,000, ये आएगी बेटा 1,82,000। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा ये 3,04,200, 1,22,200 रुपये का, 1,22,200 रुपये। यही हमारा आंसर है एक्रूवल बेसिस पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वैसे मुश्किल नहीं है बट आइटम थोड़ी ज़्यादा है। तो वो जो बेसिक कंसेप्ट है उसको लगाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड व्हेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड एंड व्हेन एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड। तो दोनों बेसिस पे निकाल लें। अब पहले जितनी भी आइटम है मैं इनको समझा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करो। पहले लिख रहे हैं जी कैश में सेल जो इस साल हमारी हुई, तो जो कैश की सेल है उसका पैसा तो आ गया होगा। क्रेडिट की सेल मतलब जो हमने इस साल उधार में सेल करी है ये पैसा भी हमारे पास नहीं आया। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस मतलब ये खर्चा इस साल का है बट हमने पे नहीं करा बट ये है इस साल का। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस मतलब ये वो खर्चा है जो हमने एडवांस में पे कर दिया है बट ये इस साल का है नहीं खर्चा एक्चुअली। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ये बिजली का खर्चा इस साल का है बट हमने इसे पे नहीं करा।
इनकम रिसीव्ड, हमने जो इनकम मिली है हमारे को, इसमें लिखा एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब इस 9,500 में एडवांस वाली इनकम नहीं है, यानी कि ये सिर्फ इस साल की इनकम है जो हमने कमाई है, ये इस साल की इनकम है, इसमें एडवांस वाली इनकम नहीं आई। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये 1900 रुपए इनकम अलग है। तो यानी अगर मैं टोटल को हमें इस साल कितना पैसा मिला होगा, तो दोनों को आप ऐड कर लो, तो ये पैसा हमें इस साल मिला 9,500 इस साल की इनकम है, 1900 रुपए अगले साल की इनकम है, बट हमें इसी साल मिल गई है वो एडवांस में, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं एडवांस में इनकम आई है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये वो इनकम है बेटा जो हमने कमा तो ली है लेकिन मिली नहीं है हमारे को, इस साल की है। कैश परचेजेस, ये वो खर्चा है बेटा जो हमने सामान कैश में खरीदा। क्रेडिट परचेज, उधार में जो हमने सामान खरीदा, इसकी पेमेंट नहीं करी अभी हमने। सैलरी बेसिस जो हमने इस साल पे करे वो है बेटा जो हमने एक्चुअल पे करे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस जो इस साल पे किया है वो है, और इंश्योरेंस का एक्सपेंस जो हमने पे करा है, बट इसमें इंक्लूड है क्या बेटा, प्रीपेड। अगर आपने ऊपर देखा हो इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, ये 4750 जो था वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यानी कि अगर मैं कहूं जो हमने एक्सपेंस पे करे हैं 19,000, इसमें से दो बातें हैं, करंट ईयर वाला, एक तो नेक्स्ट ईयर का होगा प्रीपेड, है ना, प्रीपेड तो है 4750, और इसका मतलब हुआ जो करंट ईयर का खर्चा है वो इसमें से माइनस कर दो बेटा, तो 14,250 ये खर्चा इस साल का है। यानी कि जो हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस पे करा है उसमें से 4,750 नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया, बाकी का करंट ईयर का है। टोटल जो पेमेंट हुई है वो 19,000 रुपए की हुई है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, सारी आइटम इसके अंदर मैंने आपको समझा दी है। अब इनका कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट आएगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे एक होता है बेटा कैश बेसिस, एक होता है अक्रूवल बेसिस, C&A। अगर मैं इसके हिसाब से चलूं तो कैश सेल जो है बेटा वो कैश बेसिस में भी आएगी और अक्रूवल बेसिस में भी आएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों जगह ही आने वाली है। कैश सेल हुई है तो पैसा तो आया है, तो कैश बेसिस में भी आएगी और अक्रूवल बेसिस में भी आएगी। लेकिन जो क्रेडिट सेल है, ठीक है बेटा, वो कैश बेसिस में नहीं आएगी बट अक्रूवल बेसिस में वो आएगी। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट सेल है, इस साल हमने सेल तो करी है, कमाई तो करी है, तो वो अक्रूवल बेसिस में तो आ जाएगी, लेकिन कैश बेसिस में वो नहीं आएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी है बेटा, नेचुरल सी बात है वो कैश बेसिस में तो नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती जी? क्यों? क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है, पे ही नहीं करी हमने, तो कैश बेसिस में कैसे आ जाएगी? लेकिन हाँ वो अक्रूवल बेसिस में जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि वो इस साल की सैलरी है, तो वो अक्रूवल बेसिस में आएगी, क्योंकि वो इस साल को कनेक्ट होती है, इस साल को लिंक करती है, बट पे नहीं करी आपने, तो अक्रूवल बेसिस में यस है, कैश बेसिस में इसको हम लोग नहीं लेंगे। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, बेटा पेमेंट करी है तो कैश बेसिस में तो आएगी, क्योंकि पेमेंट कोई भी करी हो कैश बेसिस में तो आएगी, लेकिन वो अक्रूवल बेसिस में नहीं आएगी। वजह यह है बेटा कि ये एडवांस में पे करी है, और जो चीज हम एडवांस में पे करते हैं वो नेक्स्ट ईयर की होती है, वो इस साल की नहीं होती। और अक्रूवल बेसिस सिर्फ इस साल की इनकम और इस साल के खर्चों को लेता है, तो जो भी एडवांस या प्रीपेड होता है वो कभी भी अक्रूवल बेसिस में नहीं आता, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा हमने पे ही नहीं करे तो कैश बेसिस में तो नहीं आएगा, क्योंकि पे ही नहीं करे, बट वो अक्रूवल बेसिस में आएगा, क्योंकि वो हमारे को करंट ईयर को लिंक करता है। पे नहीं करे आपने, बट वो अक्रूवल बेसिस में खर्चे में आएगा। इनकम रिसीव्ड करिए बेटा आप लोगों ने, है ना। अब ये जो इनकम रिसीव्ड है इसमें इन्होंने लिखा एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो सर अच्छी बात है। तो ये जो इनकम आपने रिसीव करी है बेटा, ये आपकी कैश बेसिस में भी आएगी, अक्रूवल बेसिस में भी आएगी। क्यों बेटा? क्योंकि ये इनकम हमने रिसीव करी है और वो इसी साल की इनकम है, तो अक्रूवल में भी आने वाली है, कैश में भी आने वाली है। लेकिन ये जो एडवांस वाली इनकम है ना बेटा, वो आपकी अक्रूवल में नहीं आएगी, लेकिन कैश बेसिस में वो आ जाएगी, क्योंकि रिसीव तो आपको हुई है, लेकिन वो अक्रूवल में इसलिए नहीं आएगी बेटा कि वो एडवांस है। अब मैंने बता दिया कोई भी एडवांस इनकम कभी भी अक्रूवल बेसिस में नहीं आती, क्योंकि वो नेक्स्ट पीरियड को लिंक करती है। तो ये कैश बेसिस में आएगी लेकिन अक्रूवल में नहीं आएगी। इनकम अर्न करी है लेकिन रिसीव नहीं हुई बेटा, कोई बात नहीं, कमाई तो करी है, इसका मतलब ये अक्रूवल बेसिस में तो आएंगी, हाँ रिसीव नहीं हुई है तो वो कैश बेसिस में नहीं आएगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, कैश परचेज, खर्चा है बेटा, दोनों जगह आएगा, कैश में भी आएगा क्योंकि पेमेंट हुई होगी,
और अक्रूवल में भी आएगा। लेकिन जो क्रेडिट परचेज है बेटा वो कैश बेसिस में नहीं आएगी लेकिन अक्रूवल बेसिस में आएगी। सैलरी एंड वेजेस, आपने बेटा सैलरी एंड वेजेस पे करे हैं तो नेचुरल बात है वो दोनों जगह आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो आपने पे करे हैं बेटा वो भी दोनों जगह आएंगे। और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पे करे हैं उसमें से बेटा ये दो पोर्शन है, जो प्रीपेड वाला है, ठीक है बेटा, जो प्रीपेड वाला है वो अक्रूवल में नहीं आएगा लेकिन करंट ईयर वाला दोनों जगह आएगा। तो मैंने आपको ये एक एक पॉइंट समझा दिया है कि कौन सा पॉइंट अक्रूवल में आएगा, कौन सा कैश में आएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना, वो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको अभी। जैसे मैं कोशिश करता हूं बेटा इधर ही इसको सॉल्व करने की, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट पेज में जाऊंगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। यहां पर ही मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की। जब मैं कैश बेसिस में बात करूंगा तो मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं बेटा। अब जो जो इनकम है आपको मैंने सी कैश बेसिस में जो जो इनकम है लिखी है उनको सबको ऐड कर दो, जहां जहां सी पे टिक लगा रखा है, यस है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, ये देखो ये कैश में, ये देखो कैश सेल वाले में टिक है तो वो 9,50,000 पे आएगा। दूसरी आइटम पे देखो क्रेडिट सेल पे मैंने कैश बेसिस में क्रॉस कर रखा है, ये नहीं आएगा। इधर भी एक क्रॉस है, ये भी नहीं आएगा। या इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, ये यस का रखा है मैंने बेटा, इसको ऐड कर लो 47। अच्छा ये तो खर्चा है बेटा, इसे तो माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस वाली आइटम है 4750, ठीक है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बेटा, ये भी देखो कैश बेसिस में क्रॉस है, ये भी नहीं आने वाला। इनकम रिसीव हुई है बेटा, ये मैंने टिक मार रखा है, यस है, तो ये लो जी 9,500 इधर मैंने ऐड कर दी इनकम में। नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इसमें भी मैंने टिक मार रखा है, ये लो जी ये भी 1,900 रुपए आ गए। उसके बाद इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड मैंने क्रॉस मार रखा है, इसको नहीं लेना। कैश परचेज में मैंने टिक मार रखा है, ये खर्चा है हमारा, ये लो जी खर्चे में ऐड कर दिया 5,22,000। ये बेटा खर्चे को मैं अलग से प्लस कर रहा हूँ और इनकमों को मैं अलग से प्लस कर रहा हूँ ताकि बाद में इकट्ठा माइनस कर दिया जाए। क्रेडिट परचेज क्रॉस कर रखा है, नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे करा है जी हमने, पहले सैलरी भी हमने पे करी है तो उसको हम यस करेंगे। सैलरी करी है बेटा हम लोगों ने 83,600, ये लो जी खर्चा है 83,600। और ये अगला है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 20,900। और इंश्योरेंस जो एक्सपेंस है इसमें हमने 4750 तो पहले ऐड कर दिया था, बाकी का जो 14,250 है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इनकम में आप एक बार देख सकते हो बेटा, और कोई इनकम तो मुझे नजर आ नहीं रही है, तो मेरे हिसाब से ये 3 हमारी इनकमें हैं और इतने सारे हमारे खर्चे हैं। इनका अगर हम नेट रिजल्ट निकालने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा बेटा ये 9,50,000, 95,000, ये 1,900, ये आ जाएगा बेटा 10,46,900 माइनस 4750, 522, 500, 83,600, 20,900 और 14,250, 6,46,000, ये लो जी 6,46,000। तो हमारा जो नेट रिजल्ट आएगा बेटा 10,46,900 से 4,09,000 रुपए। देखना बेटा ये तो गलत आ रहा है, क्या गड़बड़ है एक बार इसमें जरा। सर वो कैश में 95,000 नहीं है, 100 है। कौन से वाला बेटा? तो जो ये 9,50,000 प्लस 9,500। अच्छा ये मैंने 95,000 कर दिया क्या इसको? हाँ सर, तो मैंने फिर गलत कर दिया, 9,50,000 आएगा प्लस सर। 9,500 प्लस 1,900। हाँ सही कह रहे हो भाई, ये मैंने ना एक्चुअली 1000 कर दिया, ये बात सही कह रहे हो आप, तो ये गड़बड़ हो गई भाई। तो ये आ रहा है बेटा 9,61,400 है ना, और उसमें से अगर हम माइनस करेंगे 6,46,000, 3,15,400। हाँ आंसर बेटा 3,15,400, ये मिसप्रिंटिंग है, ये मैंने आपको पहले भी ठीक करवा दिया था, याद करो क्लास में, इसमें 100 रुपए का फर्क आ रहा है। तो ये रहेगा बेटा, ये आंसर 3,15,400 ही आएगा, ठीक है बेटा। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको बहुत मुश्किल लगा होगा, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको
कि मैंने जहां जहां कैश बेसिस में टिक टिक मार रखे हैं, मैंने उनको, ये मैंने सारी की सारी इनकमों को ऐड कर दिया, 3 इनकमें हैं और ये इतने खर्चे, इन सबको ऐड किया। ये इनकमों का टोटल हो गया 961,400, ये खर्चों का टोटल हो गया 6,46,000, नेट रिजल्ट आ गया कैश बेसिस पे। अब अगर आपको इसी क्वेश्चन को अक्रूवल बेसिस पे करना है तो जहां जहां अक्रूवल पे टिक मार रखे हैं वो सारी इनकमों को इकट्ठी ऐड कर दो, और जहां जहां टिक मार रखे हैं खर्चों पे उनको अलग से इकट्ठे ऐड कर लो, उनका डिफरेंस निकाल लो। तो आइए जरा एक बार उसको भी कोशिश करें करने की। चलो जी, ये लो जी अक्रूवल बेसिस। सबसे पहले बेटा इनकमों पे आ जाओ। सबसे पहली इनकम कैश सेल, यस मैंने अक्रूवल पे देखो टिक मार रखा है 9,50,000, ये लो जी मैंने ऐड कर दी। प्लस अगली इनकम क्रेडिट सेल, उस पर भी टिक मार रखा है, ये लो जी 3,80,000, ये भी मैंने ऐड कर दी। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये जी, इस पर भी मैंने टिक मार रखा है बट वो खर्चा है तो उसको मैंने उधर खर्चे में ऐड कर दिया बेटा 7,600। फिर उसके बाद इंश्योरेंस पेड इन एडवांस है, ये मैंने कहा जी ये आपको नहीं लेना, ठीक है ना, तो हमने इसमें क्रॉस मार रखा है, इसको आप मत लेना, तो इसको हमने नहीं लिया जी। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस देखो टिक मार रखा है 1,900 रुपए, इसको खर्चे में ऐड कर दो, ये लो जी कर दिया। इसके बाद बेटा इनकम जो रिसीव हो रही है, ठीक है 9,500, इसको इनकम में ऐड कर दो 9,500 को। फिर उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको मैंने बताया था नहीं लेना, देखो अक्रूवल में क्रॉस मार रखा है, मैं इसको इनकम में नहीं ले रहा 1,900 को। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इसमें देखो मैंने टिक मार रखा है, इसको इनकम में मैंने ऐड कर देना, ये लो जी 5,700 रुपए इनकम में ऐड हो जाएगा। कैश परचेज खर्चा है 5,22,500 का, इसको खर्चे में लिखा लो जी, ये लो 5,22,500। और इसके बाद आपने देखा क्रेडिट परचेज भी खर्चा लेना है, वो भी मैंने 237,500, इसको भी मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद बेटा अगला पॉइंट आता है सैलरी एंड वेजेस पेड, ये मैंने स्टिक मार रखा है 83,600, ये लो जी ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगला खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वो भी बेटा मैंने टिक मार रखा है, ये लो ये भी मैंने खर्चे में ऐड कर दिया। और आखिर में इंश्योरेंस के एक्सपेंसिव जो पेड है, उसमें मैंने कहा था प्रीपेड वाला तो नहीं आएगा, लेकिन जो करंट ईयर वाला है वो 14,250 आपको खर्चे में लेना पड़ेगा। ये लो जी ये सारे के सारे खर्चे हो गए, ये सारी की सारी इनकम हो गई। तो अगर आप देखेंगे इनकम 4 है और खर्चे इतने सारे हैं। पहले मैं इनकमों को ऐड कर दूं, 9,50,000, 3,80,000, 9,500, 5,700, तो ये हो जाएगा बेटा 13,45,200, ये सारी इनकम हो गई। अब इन सारे खर्चों को मैं ऐड कर रहा हूँ। खर्चे हैं 7,600, 1,900, 5,22,500, 2,37,500, 83,600, 20,900 और 14,250, ये हो गया बेटा 8,88,250, 888,250 माइनस 13,45,200, 456 और 950। आई थिंक यही आंसर है बेटा, आंसर आप चेक कर सकते हो, 456 950 ही। जो बेटा ये चैप्टर 6 है, ये एक्चुअली अकाउंटिंग का बेस है, क्योंकि यहाँ पर हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स समझाए जा रहे हैं। शॉर्टकट में मैं आपको बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा। रूल्स को हमने 2 पार्ट में बांटा, एक तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग और एक ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। आजकल जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें हम लोग जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करते हैं, उनका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है या मेथड कह लो, कि जब एसेट्स के बारे में हम डेबिट क्रेडिट को सोचते हैं, तो एसेट अगर इंक्रीज हो रही है हमारे बिजनेस में, यानी कि एसेट हमारे बिजनेस में आ रही है, जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, या कहीं से पैसा आ रहा है, तो उसको आप डेबिट कर दो। लेकिन अगर कोई भी एसेट डिक्रीज हो रही है, मतलब हम उसे बेच रहे हैं, कोई फर्नीचर बेच दिया, कोई बिल्डिंग बेच दी, कोई मशीन बेच दी, या कहीं कैश की पेमेंट कर दी, अब कैश भी एक एसेट है, वो भी कम हो रही है अगर, तो वो क्रेडिट हो जाएगी। यानी बड़ा सिंपल सा असूल है, एसेट इंक्रीज होंगी तो डेबिट और डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट। दूसरा लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में रिवर्स है बेटा, क्योंकि एसेट का अपोजिट होती है लायबिलिटी, तो रूल भी उसका अपोजिट ही है। क्या? अगर लायबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है,
तो क्रेडिट होंगी। यानी जब जब आप कर्जा लोगे तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगा, लेकिन जब आप लायबिलिटी को अपनी पे करोगे, जब लायबिलिटी अपनी डिक्रीज करोगे, तो जैसे जैसे आप लायबिलिटी पे करते चले जाओगे वो डेबिट होती चली जाएगी। कैपिटल का रूल बिल्कुल लायबिलिटी वाला ही है बेटा, कि जैसे कैपिटल इंक्रीज होगी, जब आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो बिजनेस में तो आपकी कैपिटल क्रेडिट होती है, लेकिन जब आपकी कैपिटल डिक्रीज होती है, यानी कि जब आप कैपिटल को विड्रॉ करते हैं या ड्रॉइंग को करते हैं, तो उससे आपकी कैपिटल डेबिट होती है। नेक्स्ट है बेटा, जो भी आपको फायदा हो रहा है, चाहे उसको रेवेन्यू बोलो, चाहे उसे प्रॉफिट बोलो, चाहे उसे गेन बोलो, हिंदी में बोलूं फायदा, कोई भी फायदा होगा वो हमेशा क्रेडिट करना है, और कोई भी नुकसान होगा या कोई भी खर्चा होगा बिजनेस में तो आप उसको डेबिट करोगे, जैसे एक्सपेंस या लॉस। तो ये मॉडर्न अप्रोच तो बहुत ही आसान है। अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो भी आसान है, बट उसमें थोड़े गोल्डन रूल हमें यूज करने पड़ते हैं। अब गोल्डन रूल जो है वो 3 तरीके के अकाउंट्स में यूज होते हैं, पहले उनको समझ लो। पहला, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, 2 तरीके के अकाउंट होते हैं बेटा। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है जो किसी पर्सन या किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है। पर्सन का मतलब खाली ये नहीं होता कि वो खाली इंसान हो आपके और मेरे जैसा, कोई कंपनी भी हो सकती है, जैसे HDFC बैंक, ये भी एक पर्सन है, बट ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कोई रिलायंस कंपनी हो गई है ना, कोई अडानी की कंपनी हो गई, कोई टाटा कंपनी हो गई, ये सारी की सारी जितनी भी कंपनीज है ये भी हमारी पर्सन होती हैं, बट इनको बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। आपका स्कूल एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हमारा कोचिंग सेंटर एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो पर्सन में जितने भी ये लोग हैं वो सारे के ऊपर पर्सनल अकाउंट अप्लाई होगा, लेकिन जो पर्सन नहीं है वो उनको कहा जाएगा इम्पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर 2 कैटेगरी आती है, एक रियल और एक नॉमिनल। तो देखा जाए तो 3 तरीके के अकाउंट हो गए बेटा, एक हो गया पर्सनल अकाउंट, एक हो गया रियल अकाउंट और एक हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो 3 अकाउंट है, और तीनों अकाउंटों के लिए एक डेबिट क्रेडिट का रूल है जिसको बोला जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तीनों के अलग अलग रूल है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना, और रियल और नॉमिनल को इम्पर्सनल बोलते हैं। अब ये तीनों का जो गोल्डन रूल है वो ये है, देखो। पहला पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो भी बंदा या जो भी पर्सन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी रिसीव कर रही है, कुछ भी एनीथिंग, अगर वो रिसीवर है उस टाइम पे तो उसको क्या करना है आपने, डेबिट। लेकिन उस टाइम पे अगर वो गिवर है, वो कुछ भी पे कर रही है, कोई एसेट दे रही है, कुछ सर्विस दे रही है या कुछ भी चीज दे रही है, गिवर है वो, तो उसे आप कर देना क्रेडिट, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में ये रूल आपने अप्लाई करना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब रियल अकाउंट में आता है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज हमारे बिजनेस में आ रही है, ये सारी जो रियल एसेट होती है, जो रियल अकाउंट होता है ये एसेट से रिलेटेड होता है बेटा। एसेट्स, जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं, नॉर्मली फिक्स्ड एसेट टाइप की जो एसेट होती हैं, ठीक है, उनको हम रियल अकाउंट बोलते हैं। जो रियल में हमारे पास एसेट होती है उनका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो एसेट हमारे बिजनेस में आ रही है उसे डेबिट करो, और जो एसेट हमारे बिजनेस से जा रही है उसे क्रेडिट करो। तो ये इसका रूल हो गया। नॉमिनल अकाउंट का रूल बड़ा आसान है बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, कह रहे जितने भी एक्सपेंस जितने भी लॉस है उन्हें डेबिट कर दो, और जितनी भी इनकम है और जो भी हमारे फायदे उन्हें क्रेडिट कर दो। तो ये तो लगभग बेटा मॉडर्न अप्रोच वाला ही रूल हो गया। मॉडर्न अप्रोच में भी यही कर रहे हैं हम लोग, क्या, सारे रेवेन्यू, सारे गेन, सारे प्रॉफिट, सारे फायदों को क्रेडिट कर रहे हैं और सारे एक्सपेंस एंड लॉसेस को डेबिट कर रहे हैं। वही चीज हमारी नॉमिनल का गोल्डन रूल में भी लिखा हुआ है, कोई नई बात नहीं लिखी यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमको कैसे पता चले कि ये रियल अकाउंट है, उसको कैटेगराइज कैसे किया जाए कि वो रियल है, वो पर्सनल है, वो नॉमिनल है। तो इसके लिए बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं बेटा। जो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट है ये चीजें आपको बैलेंस शीट से मिलेंगी। आप लोगों ने जो चीजें बैलेंस शीट में आएंगी वो रियल या पर्सनल हो सकती हैं, बट जो चीज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, जिसको हम कहते हैं इनकम पोजीशन या इनकम स्टेटमेंट, जो चीजें बेटा आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाती हैं
वो हमारी नॉमिनल नेचर की होती हैं। तो यानी जो भी आपको फायदा या नुकसान होने वाला है, फायदा या नुकसान, ये सारा का सारा नॉमिनल नेचर का होगा। लेकिन अगर कोई भी आपके पास एसेट है या कोई भी लायबिलिटी है या कोई भी कैपिटल है, ये तीनों चीजें आपकी या तो पर्सनल होंगी या तो वो रियल होंगी। तो पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि पर्सनल और रियल अकाउंट का जो कनेक्शन है वो आपकी बैलेंस शीट से, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन से है, जबकि नॉमिनल नेचर की जो आइटम्स होती हैं उनका कनेक्शन आपकी इनकम स्टेटमेंट से होता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से होता है। तो यानी कि अगर कोई भी खर्चा हुआ, कोई भी इनकम हुई, तो सोचने की जरूरत नहीं है, वो सारा नॉमिनल होगा। कोई भी खर्चा, जैसे आपने रेंट पे करा, सैलरी पे करी, कोई कैरेज पे करा, सब नॉमिनल। कोई इनकम आ रही है, जैसे सेल कर रहे हो आप लोग, है ना, आप कोई कमीशन रिसीव कर रहे हो, आप कहीं से कोई रेंट रिसीव कर रहे हो, कोई भी कमाई हो रही है, सारी कमाइयां नॉमिनल नेचर की है। तो कमाई भी और खर्चे भी दोनों ही नॉमिनल होते हैं। और लेकिन अगर कोई वो एसेट है बेटा, तो वो एसेट हमारे लिए क्या होगी, रियल होगी। ठीक है, अब बात आती है कि सर लायबिलिटी का क्या रोल है, वो मैं आपको भी समझा रहा हूं, इसको जरा ढंग से समझ लेना आप। देखो, हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो मैंने बताया बैलेंस शीट में कोई भी नॉमिनल नेचर की आइटम नहीं आएगी। बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं बेटा, तो इधर आती है हमारी एसेट्स और इधर आती है आपकी लायबिलिटीज। ठीक है, ये हमारा बैलेंस शीट होता है। अब एसेट साइड में इन्होंने बोला कि जी एक होता है आपका बैंक अकाउंट, एक होता है डेटर, एक होता है बिल रिसीवेबल, ठीक है जी, एक होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंस, एक होती है अक्रूड इनकम। इनके अलावा जो भी एसेट आपकी बच रही है, अब कौन कौन सी एसेट बच रही होंगे बेटा, कैश बच रहा होगा, आपके पास फर्नीचर बच रहा होगा, आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग बच रही होगी, आपके पास मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बच रही होगी, प्लांट एंड मशीनरी बच रही होगी, और आपके पास इक्विपमेंट्स बच रहे होंगे, व्हीकल बच रहे होंगे, व्हीकल, कंप्यूटर्स वगैरह वगैरह। तो ये कहना चाहते हैं ये जो एसेट है, सिर्फ ये इनको याद कर लेना, ये आपकी पर्सनल नेचर की होती है, और बाकी की जो एसेट बच गई वो रियल नेचर की होती है। तो एसेट साइड में मैंने ये 4-5 एसेट लिखी है जो पर्सनल नेचर की है, इनके अलावा सारी एसेट आपकी रियल नेचर की होती है। और ध्यान रख लो, लायबिलिटी में ऑल लायबिलिटीज, कोई भी लायबिलिटी हो या कैपिटल या रिजर्व, ये सारे के सारे बेटा पर्सनल नेचर के होते हैं। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि सारी लायबिलिटी जो होती हैं वो पर्सनल नेचर की होती हैं, सारी एसेट पर्सनल, सॉरी, सारी एसेट रियल नहीं होती ना पर्सनल होती। एसेट के दो हिस्से हैं, कुछ एसेट हमारी पर्सनल नेचर की है, कुछ एसेट हमारी रियल नेचर की है। बट ज्यादातर जो एसेट होती हैं वो रियल नेचर की होती हैं बेटा, क्योंकि जो भी बिजनेस होगा उसके पास रियल एसेट ज्यादा होंगे। आप कभी भी नोटिस करना, कोई भी बिजनेस होगा तो उसपे कैश, स्टॉक भी आपका रियल है बेटा, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, कंप्यूटर्स, ये ज्यादा होंगे। बैंक का बैलेंस भी हो सकता है, डेटर भी हो सकते हैं, बीआर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते हैं, बट आपके पास रियल एसेट बहुत होती हैं। तो यानी कि ये जो एसेट है इनको पर्सनल बोला जाएगा, और सारी लायबिलिटी, कैपिटल, लायबिलिटी साइड में तो सब चीजें ही पर्सनल है, और बाकी इनको रियल बोला जाएगा। इनके अलावा जो भी इनकम और जो भी खर्चे या जो भी प्रॉफिट, जो भी फायदा नुकसान है, वो सारा नॉमिनल है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए आपको। ठीक है ना बेटा, और पूछ